हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर साइंस 2026 जो इस बार बिहार बोर्ड ने जारी किया है। सबसे एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये वही पैटर्न है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट यूज़ होता है। अगर आप 2026 में प्रैक्टिकल को छोड़ करके 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में एग्ज़ाम वाली फीलिंग के साथ थ्योरी प्लस कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया जाएगा। आप अंत तक एक एक प्रश्न पर अपना फोकस बनाए रखें। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को छोड़ दें। जिस बच्चे को स्कोर अच्छा चाहिए वो बच्चे पूरे वीडियो को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में और एक एक प्रश्नों को देखेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 और 25 का साइंस का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन करा चुके हैं इसी चैनल पर। आप वहाँ से जा करके उसे रिवीजन कर चुके हैं। उसमें भी देखेंगे 24 और 25 का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट है। यहाँ भी जो मॉडल पेपर निकला है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि वहाँ आपको डायरेक्ट मिलेगा और कुछ पैटर्न पे मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक और कमेंट्स करें, यही हमारा गुरु दक्षिणा होगा। तो चलिए आज पहला प्रश्न हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। इसमें टोटल 138 प्रश्न होते हैं जिसमें खंड अ और खंड व में बटा हुआ होता है। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से 40 का जवाब देना है। अगर कोई बच्चे 40 से एबव अगर भर देते हैं तो उससे शुरुआत के 40 क्वेश्चन को ही काउंट किया जाएगा ओएमआर सीट में। उसके अलावा दूसरा सेक्शन ब है। 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 8 भौतिक शास्त्र के हैं, 8 रसायन शास्त्र के हैं, 8 जीव विज्ञान के हैं। प्रत्येक विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से 2 प्रश्न भौतिक शास्त्र के, 2 प्रश्न रसायन शास्त्र के, 2 प्रश्न जीव विज्ञान के। भौतिक शास्त्र के प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 अंक है। भौतिक शास्त्र में जो एक दो देगा उसमें से 1 का जवाब देंगे तो 6 अंक देगा। बाकी जीव विज्ञान में, रसायन शास्त्र में 2 देगा उसमें से 1 का जवाब देना 5 अंक का, फिर 2 देगा 1 देना 5 अंक का। तो चले ये कंस्ट्रक्शन था जिसको हम समझे। अब यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है आज का। समतल दर्पण की फॉक्स दूरी होती है 0, ऋणात्मक, अनंत या धनात्मक। समतल दर्पण की फॉक्स दूरी 0 नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता। ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। और धनात्मक होता है अवतल दर्पण का। सॉरी, ये ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, अवतल के लिए होता है, और ये होता है उत्तल के लिए। ये होता है उत्तल के। हम कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन का आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करें ताकि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ क्लियर हो जाए। और यही एक प्रश्न को करने के लिए नहीं, उससे रिलेट में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्नों को हम करेंगे, तो अंत तक बने रहें। तो ये अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है। और यहाँ पर 0 जैसे नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो समतल दर्पण की जो फॉक्स दूरी होती है वो अनंत होती है, इंडेफिनिट होती है। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पन के पीछे कभी नहीं बनता है, तो ये तो हो नहीं सकता। जब एक कट गया तो ए और बी दोनों होगा नहीं, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार एलिमिनेट भी करना है जिससे आपको आसानी से आंसर मिल जाए। तो दर्पण की अगर हम बात करें तो दर्पण जो आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सामने बनते हैं। दर्पण के पीछे आभासी वर्चुअल प्रतिबिंब बनते हैं। जो पीछे बनेगा या आभासी वर्चुअल बनेगा, आभासी हो जाएगा। तो यहाँ अगर आभासी होता तो यहाँ पर हम दर्पण के पीछे लगाते हैं, लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, रियल बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर्पण के आगे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण व आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? जब आप परावर्तन के नियम पढ़े थे, चैप्टर था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें हम एक रेखा लिए थे, एक सीधी रेखा लिए थे, उसमें एक यहाँ पर ऐसे हम लाइन दिए थे। ये आपतन बिंदु, ये परावर्तन बिंदु और ये हो गया अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये 30 60 हो गया तो कितना हो गया? 120 हो गया। हमें पूछा क्या है? आपतन कोण 30 डिग्री है, परावर्तन किरण आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा? परावर्तित किरण आपतित, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, इसके बीच का कोण कितना होगा? इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे 30 या प्लस कितना हो जाएगा? 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण हो जाएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? क्या c/2 होगी, क्या c/3 होगी, या c/4 होगी, या c होगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। सी, प्रकाश की चाल को ही सी कहते हैं, प्रकाश की चाल को ही सी से इंडिकेट करते हैं क्योंकि माध्यम वही रहता है।
प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है, दर्पण से परावर्तन पर नहीं बदलती है। दर्पण से परावर्तन पर नहीं बदलती है। तो प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम होता है, अलग में कांच में अलग माध्यम, अलग अलग उसकी चाल है, निर्वात में अलग चाल है, हवा में अलग चाल है, पानी में अलग चाल है। आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम देखेंगे उसको। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो ये क्या फोकस पर, वक्रता, केंद्र पर, ध्रुव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ध्रुव पर। फोकस पर होता है लेकिन फोकस पर नहीं हो सकता, केंद्र पर होता है लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है, ध्रुव पर है। तो यहाँ पर 5 में क्या हो जाएगा आपका, ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव को ही कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु माना जाता है। फोकस मूल बिंदु नहीं है, वक्रता केंद्र मूल बिंदु नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कार्तीय तल के लिए ध्रुव पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया। विरल माध्यम की अगर हम बात करें तो विरल माध्यम हवा कह सकते हैं, निर्वात कह सकते हैं। विरल माध्यम को कांच के अलावा यहाँ पर हवा लिख सकते हैं या निर्वात लिख सकते हैं। ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। स्ट्रॉन्ग हो गया माध्यम, स्ट्रॉन्ग मीडियन हो गया, और ये वीक मीडियन हो गया। स्ट्रॉन्ग मीडियन में अगर जाएगा तो ये कांच हो गया स्ट्रॉन्ग मीडियन, जहाँ पर प्रकाश को जाने में समय लगेगा। और विरल माध्यम हो गया जो वीक मीडियम है, जहाँ पर हवा को निर्वात में, प्रकाश को निर्वात में या फिर हवा में जाने में कम समय लगेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। तो जब यहाँ इस माध्यम से इस माध्यम में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इस माध्यम से इस माध्यम में जाएंगे तो ये कमेगा। इसलिए यहाँ पूछा क्या गया, जब प्रकाश सघन से, यानी कि ये सघन वाले माध्यम से लेकर के विरल में जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा, घटता है। याद रखेंगे, बीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? कुछ बातें जो बोल रहे हैं उसको भी पॉइंट नोट कीजिएगा, ताकि उससे रिलेट होकर के ऑब्जेक्टिव आपका आसानी से बन जाए। आवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? क्या फ्रीक्वेंसी बदलती है, क्या वेवलेंथ बदलती है, कलर बदलती है, या बोथ ए भी दोनों है? यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी भी बदलेगा इसका, और वेवलेंथ भी बदलेगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। आवृत्ति क्या होता है? प्रकाश के आवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। तरंगदैर्घ्य, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हो तो गति बदलने के साथ साथ उसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ में बदल जाती है। ये दोनों ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही। तो यानी कि ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर फॉक्स दूरी वाले लेंस की शक्ति होगी। 50 सेंटीमीटर फॉक्स दूरी, ये फॉक्स दूरी को क्या बोलते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं। तो एफ कितना दे रखा है आपको, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। 50 सेंटीमीटर है तो हमें डायोप्टर में दे रखा है। जब डायोप्टर में मान वैल्यू दे रखा हो तो हमें इसको मीटर में लाना होगा। तो फॉक्स दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो ये 180 में डिवाइड करेंगे। 180 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0.5 मीटर हो जाएगा। 0.5 मीटर हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, लेंस की शक्ति, पावर चाहिए। P बराबर होता है 1/f होता है। अब यहाँ पे इसमें मान बैठा दीजिए, तो P बराबर हो गया आपका 1 तो रहेगा ही, इसके अपॉन में चला जाएगा 0.5 चला जाएगा, 0.5 डायोप्टर। अब यहाँ पर दशमलव जब इसका हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा, 2 डायोप्टर। अब यहाँ डाटा चेंज करके दे सकता है, ये डाटा जरूरी नहीं कि यही दे दे, हो सकता है यही दे दे, या फिर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर कर दे, 20 सेंटीमीटर कर दे, 25 सेंटीमीटर कर दे, तो उससे कोई बहस नहीं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर 1/f होता है। ये सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में चेंज कर लेंगे, अगर मीटर में दे रखा हो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपॉन में लिख करके डिवाइड कर देना। तो सही क्या हो जाएगा, डी, इसका बी सही आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर। अगला है, तैलीय कागज होता है, तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, अपारदर्शक होता है, पारदर्शक होता है, या फिर पारभाषक होता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो यहाँ पर हो जाएगा पारभाषक। तेल लगा, पारभाषक में और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? पारभाषक में अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जब प्रकाश, पारभाषक होता है क्या, जब प्रकाश के कुछ हिस्से को अपने से होकर के जाने दे उसे हम पारभाषक कहते हैं। और पारदर्शक किसको कहते हैं, प्रकाश के पूरे अपने से होकर के जाने दे। अपारदर्शक हो गया कि प्रकाश के कुछ भी अंश को अपने से होकर के नहीं जाने दे, उसे अपारदर्शक कहते हैं। दीवार हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, है ना। इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा उससे अपारदर्शक नहीं होगा वो, क्योंकि उससे पार नहीं होगा प्रकाश। जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता उसे अपारदर्शक। अपारदर्शक हो गया जिससे आर पार हो जाए प्रकाश। उसके बाद पारभाषक हो गया अपने से होकर के कुछ हिस्से को, प्रकाश के कुछ हिस्से को जाने दे, जैसे यहाँ पर क्या बोले, तेल लगा कागज। उसके अलावा हो जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ये सारे एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है। घिसा हुआ कांच किसका है, पारभाषक का। उसके अलावा टिश्यू पेपर भी इसका हिस्सा है, टिश्यू पेपर का भी आर पार हो जाएगा। बटर पेपर है या धुंधला पानी है, ये सारे इसी का भाग है, पारभाषक का। अगला प्रश्न हमारा है,
प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है जो ऊपर में पूछा गया था, क्या जल में, निर्वात में, कांच में या वायु में? तो विरल माध्यम होता है निर्वात में और वायु में, सघन माध्यम होता है कांच में या जल में। ये बताना है आपको न्यूनतम किस में होता है, यानी कि सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगी। निर्वात में तो सबसे हाई होता है और वायु में सबसे हाई होता है। निर्वात में और वायु में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए निर्वात और वायु को समान ही माना गया। इसका जो होता है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया निर्वात या हवा दोनों का हो गया। उसके बाद अगर हम जल की बात करें तो जल में जो इसकी चाल होती है, जल में प्रकाश की जो चाल होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। इसका हो गया 2.25 10⁸ मीटर, इसका हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का हो गया आपका 3 × 10⁸ मीटर। अब बताइए कि सबसे कम किस में है, ये दो वाला में सबसे कम, यानी कि कांच में सबसे कम होगा, उससे कम हो जाएगा जल में, उससे कम हो जाएगा वायु में, सबसे कम हो जाएगा निर्वात में। तो यहाँ पर कांच सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्या कोर्निया में बनता है, या फिर परितारिका में बनता है, पुतली में बनता है, दृष्टिपटल में बनता है? इसका यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल हो जाएगा। दृष्टिपटल जो है मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, उसी को रेटिना पर बनता है। दृष्टिपटल उसी को रेटिना, मानव नेत्र की किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। यानी कि कुछ भी प्रतिबिंब हमारे आंख पर आएगा तो सबसे पहले रेटिना पर बनेगा, उसके बाद रेटिना हो गया, इसी को हम रेटिना पर बनेगा। मानव नेत्र का जो प्रकाश है पहले रेटिना बनेगा, दृष्टिपटल बनेगा। अगर कोर्निया की अगर हम बात करें तो कोर्निया क्या है, यह नेत्र का पारदर्शक आगे वाला भाग है जहाँ से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है, ये प्रवेश द्वार कह सकते हैं, प्रकाश को प्रवेश द्वार। उसके बाद पुतली क्या है, आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है, ये प्रकाश को प्रवेश करवाता है, ये प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। और ये क्या है, दृष्टिपटल क्या है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वो बनाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, है ना, रेटिना सही हो जाएगा। उसी को रेटिना बोलते हैं, उसी को दृष्टिपटल बोलते हैं। उसके बाद है नेत्र का पारदर्शक अग्रभाग कहलाता है। अभी बताएं, नेत्र का अग्रभाग जो होता है वो क्या कहलाता है, अग्रभाग कोर्निया कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला है बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? क्या दूर दृष्टि दोष, क्या निकट दृष्टि दोष, क्या जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं? दृष्टि दोष में 5 तरह के दृष्टि दोष होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में मुख्य रूप से 3 ही तरह के दृष्टि दोष पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। बाइफोकल लेंस जो होता है तो इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों मिला हुआ होता है, उत्तल प्लस अवतल, ये दोनों का मिक्सिंग होता है, अवतल लेंस। ये दोनों को जब मिला करके बनाया जाता है तो उसको हम बाइफोकल लेंस कहते हैं, यानी कि दोनों का मिक्सिंग। इसको जरा दृष्टि दोष, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसको ना दूर की वस्तु ना नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखता हो उसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये अक्सर होता है उम्र बढ़ने की वजह से, जब 40 पार कर जाता है हमारी एज तो ऐसी तरह के इस तरह के प्रॉब्लम होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद अगर निकट दृष्टि दोष की अगर पूछे आपसे तो आप बताएं कि निकट दृष्टि दोष के लिए क्या उपचार किया जाता है? तो इसका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, और इसमें उत्तल लेंस का। ये भी याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें अवतल उत्तल दोनों मिक्सिंग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ देखेंगे कि धुंधली जो रोशनी होता है यह कम प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। तो ये इसका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? जो हमारी आंख में जो रॉड होती है, जो हम धूप से या रोशनी से जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आंख की जो रॉड होती है वो क्या होती है, फैलती है और धीरे धीरे वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो धुंधली रोशनी में जो इसे देखने में सहायता करती है उसको हम क्या कहते हैं, रॉड्स कहते हैं। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धुंधली रोशनी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। अब ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है, कोर्निया नहीं होता है, रोड्स और कौन सा नहीं होता है, पुतली नहीं होता या लेंस नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका रोड्स और कॉन्स हो जाएगा। रोड्स और कॉन्स क्या पूछा है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ना रोड्स होता है ना कॉन्स होता है।
रॉड्स होगा तभी हम किसी वस्तुओं को जो है सेम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, या उसे बड़ा या छोटा करके, या फिर उसको हम आँख को फैलाकर, पुतलियों फैला करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें रॉड्स होता ही नहीं, रॉड्स और कोन्स नहीं होता, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स और कोन्स कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? क्या ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या रासायनिक प्रभाव पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑलराइट, ऊष्मीय प्रभाव पर यानी कि थर्मल पर। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? वो एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, या विद्युत सेल में? तो यहाँ पर इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, कुंडली में इसका सही होगा। जो प्लस और माइनस 2 होता है, ये कुंडली में होता है, इसका कुंडली में होता है। अब कुंडली क्या है? कुंडली या प्रतिरोधक उसी को कहते हैं, द्विदिशीय घटक होता है। कुंडली या प्रतिरोधक रेसिस्टेंसी जो होता है वो द्विदिशीय घटक है। इसमें से धारा किसी भी दिशा में प्रभावित हो सकती है, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य सिद्धांत नहीं बदलता है। इसका जो कार्य सिद्धांत है वो नहीं बदलता है, कार्य सिद्धांत नहीं बदलता है, सिद्धांत नहीं बदलता है। उसके बाद अगर यहाँ एमीटर की अगर हम बात करें, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम। पूछा जाएगा आपको एमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर क्या जो किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। इसको श्रेणी क्रम में, इसको समांतर क्रम में। विद्युत सेल तो हम उपयोग करते हैं बैटरी के रूप में। कुंडली हो गया यहाँ पर सही हो गया, जो प्लस माइनस दोनों चीज नहीं लगा होता कुंडली में। विद्युत सेल में प्लस माइनस दोनों लगा होता है। अगर यहाँ पर नहीं पूछता तो यहाँ पर हम विद्युत सेल लगाते, लेकिन यहाँ पूछा कि प्लस और माइनस दोनों नहीं लगा होता, तो कुंडली में नहीं लगा होता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? क्या जूल प्रति सेकंड है, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर है, या जूल इनवर्स सेकंड इनवर्स है, जूल -2 सेकंड -2 है? तो यहाँ पर देखेंगे कि जूल इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा जूल इनवर्स, जूल प्रति सेकंड। जूल से प्रति सेकंड किसका है? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, जिसे प्रति सेकंड 1 जूल की मात्रा खपत पर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये जो मात्रक है इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? 1 जूल की जो ऊर्जा खपत होगी उसको परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है जस्ता की, तांबा की, टंगस्टन की, या नाइक्रोम की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की जो कुंडली बनी होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम निकेल में 80%, निकेल 80%, और उसके बाद उसके अलावा जो मिला होता है क्रोमियम मिला होता है, क्रोमियम। उसके अलावा क्रोमियम कितना है? 20%। 80 हो गया, ये 20% हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या बनता है? नाइक्रोम बनाया जाता है। ये मिश्र धातु है। इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है उपयोग क्या क्या होता है। नाइक्रोम का जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है उच्च प्रतिरोधकता, तीनों उच्च होता है इसका, उच्च प्रतिरोधकता, उसके बाद उच्च गलनांक है इसका, उच्च गलनांक है, और उच्च क्या है इसका? तापमान, उच्च तापमान। तो उच्च प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक और उच्च तापमान, ये तीनों इसका उच्च होता है। किसका? विद्युत हीटर में जो तार लगा होता है, कुंडली लगा होता है नाइक्रोम का, उसका। अगला प्रश्न हमारा है, कार्य करने की शक्ति को कहते हैं, बल कहते हैं। अभी पीछे पढ़े, कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। शक्ति, बल, ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी रहेगा तभी तो कोई काम करेगा, बिना एनर्जी का कुछ नहीं काम करता। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, सारी एनर्जी है जो किसी रूप में एनर्जी दिया जाता है, फिर चलता है, कार्य करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? ऑस्टेड ने की, एम्पियर ने की, बोर ने, या फ्राइडे ने की? तो यहाँ इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएं क्या आंसर होगा इसका? ऑस्टेड ने। ये हैंस, इसका जो पूरा नाम है हैंस, कभी कोई पूरा नाम भी पूछ देता है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड यानी कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने दिया था। कब? 1820 में। 1820 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टेड। अभी इससे पहले हम मैथ का एक वीडियो करा चुके हैं, उसमें भी आपको थ्योरिटिकल
और प्लस ट्रिक के साथ में उसको कराए हैं, बहुत ही अच्छा से कराए हैं। और 2024 से 2025 का मैथमेटिक्स का भी करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर उस वीडियो को भी अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को, सारे सीरीज को आप देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में 100% स्कोर और श्योर हो। अगला प्रश्न हमारा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा काल्पनिक। इसका उपयोग जो होता है, ये काल्पनिक है, ये वास्तविक है, ये भी दोनों होते हैं। जब वास्तविक नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन कर जाएगा, इनमें से कोई नहीं वाला बात ही नहीं होगा तो काल्पनिक हो जाएगा। इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है, काल्पनिक का। इसका जो काल्पनिक है, इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुछ बातें को हम इस पर लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, इस पर पूरा स्क्रीन पर लिखा नहीं पाता है, इसलिए कुछ बातें को आप गौर से सुनेंगे, इसकी भगा के नहीं देखेंगे, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जैसे गौर से सुनेंगे। अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो कम कर लें, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना हो तो आप 1 पर 2 पर 1.5 पर 2 पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, या मोटर है। यहाँ क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा इसका। जनित्र इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति, युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, अगर हम पूछें कि जनित्र किसमें किसको बदलती है, तो ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की अंदर वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, इसी को जनरेटर कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। उसके बाद अगर गैल्वेनोमीटर की हम बात करें, तो जिसका उपयोग परिपथ में छोटी धारा का पता लगाने के लिए, यानी कि सबसे छोटी जो धारा होती है उसको पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, या उसको इंगित करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर मोटर की बात करें, तो मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदला? जनरेटर। अब मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बस इसका डायरेक्ट ऑपोजिट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटर। अगला प्रश्न है, लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बहुत कम हो जाता है। जब लघुपतन होगा तो उस समय परिपथ में क्या होगा? धारा बहुत कम हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट जानते हैं, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब जो लाइव तार होता है, यानी कि लाल तार होता है, और एक उदासीन तार होता है, जब दोनों आपस में टकरा जाते हैं, यानी कि संपर्क में आ जाते हैं, जिससे प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, लगभग में शून्य पर चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ क्या लिख पूछा गया? लघुपतन के समय, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय में क्या होता है? तो धाराएं परिपथ क्या होती है? शून्य हो जाती है, यानी कि बहुत कम हो जाता है। अगर शून्य दिया रहता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ बहुत कम, इसलिए बहुत कम इसका सही आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, हीलियम है, एल्यूमिनियम है, हीलियम है, एल्यूमिनियम है, या फिर क्रोमियम है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। अगर यूरेनियम की बात करें, यह एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। हीलियम, यूरेनियम अक्रिय गैस है, जिसका उपयोग करते हैं हम नाभिकीय संलग्न के ईंधन के रूप में। नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टरों में विखंडन के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं। इसका समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक भी कई बार पूछता है, U235, यानी कि U235। इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन के लिए किया जाता है। U235, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन के रूप में। तो यहाँ पे यूरेनियम हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कोयला है, सूर्य है, पानी है, या लकड़ी है। आप इसका जवाब तो बिल्कुल इजी से दे सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल है ये। कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। इसके क्या पूछा गया? प्रकृति में पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। कोयला प्राकृतिक रूप है, मुख्य स्रोत भी है, लेकिन सूर्य उससे कहीं ज्यादा बेटर है, तो कोयला प्रकृति मुख्य स्रोत नहीं कहा जाएगा। पानी ऊर्जा का माध्यम है, स्रोत नहीं है। पानी क्या है? ऊर्जा का माध्यम है, स्रोत नहीं है। सूर्य ऊर्जा का सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी तो सूर्य की रोशनी से ही बनता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? क्या पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का, या हाइड्रो का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। अब यहाँ पर हम सबका अर्थ लिखते हैं, देखेंगे। टर्बो की बात करें तो टर्बो का जो अर्थ होगा तेज घूमना। टरबाइन जिसको हम बोलते हैं, जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए वहाँ पर टरबाइन का उपयोग करते हैं, तेज घूमने वाला चीज।
तो क्या हो जाएगा टर्बो, उसको हम तेज घूमने वाला कहते हैं। पेट्रो की अगर हम बात करें तो पेट्रो क्या होता है, पेट्रो होता है चट्टान, पेट्रो को बोलते हैं चट्टान, चट्टानों का अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये हो जाएगा चट्टान, चट्टान या फिर तेल, चट्टान या तेल, चट्टान या तेल। नाइट्रो की बात करें तो ये नाइट्रोजन से लिया गया, नाइट्रोजन से लिया गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लिया गया। उसके बाद हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो का मतलब जल या पानी, जल या पानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो हो जाएगा जल का अर्थ। अगर यहाँ पर पूछता कि चट्टान और तेल का अर्थ है पेट्रो, अगर पूछता आपको तेज घूमना, तेज या घूमने का अर्थ है टर्बो, नाइट्रोजन का अर्थ क्या होता है नाइट्रो। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl विलयन है कॉपर धातु, या फिर MgCl2 है विलियम कॉपर धातु, या FeSO4 है विलियम सिल्वर धातु, या AgNO3 है विलियम कॉपर धातु। तो इसका जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, इसका सी हो जाएगा FeSO4 विलियम सिल्वर। अब यहाँ देखो ये ऐसा क्यों होता है, एकल विस्थापन में जो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं वो कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा ये सिल्वर, ये क्या है विलियम सिल्वर धातु के लिए है। एकल विस्थापन किसमें हो जाएगा आपका, विलियन सिल्वर धातु के लिए होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, प्रतिस्थापन है, या इनमें से कोई नहीं। प्रतिस्थापन तो कम क्रियाशील धातु को ज्यादा क्रियाशील धातु आपस में बदल देते हैं तो प्रतिस्थापन का क्रिया कहलाता है, यानी कि उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, यहाँ बता तो एक्सोथर्मिक इसका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। एक्सोथर्मिक क्या है, उष्मा का जो क्या करते हैं, उष्मा का शोषण करते हैं तो ये हो जाएगा, उष्मा क्या निकालती है तो क्या हो जाएगा उष्माक्षेपी हो जाएगा। अब यहाँ और उदाहरण अगर हम दें यहाँ पर कौन कौन सा, यहाँ साग सब्जी कंपोस्ट करना तो उष्माक्षेपी, उसके अलावा उष्माक्षेपी का अगर उदाहरण देते हैं हम तो ये उदाहरण में आ जाएगा लकड़ी, 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 कोयला, कोयला, कोयला का बनना, लकड़ी का लकड़ी का, या LPG गैस जो बनता है वो भी इसी के अंतर्गत में आ जाएगा, या पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया इसी के अंदर में आएगा, या फिर इनमें जो गर्मी निकलती है तो इसमें सीधा कह सकते हैं कि गर्मी निकलने वाली जो निकलती है गर्मी उसको हम क्या कहते हैं, वो उष्माक्षेपी कहलाता है। शोषण, हमारे सांस के द्वारा जो शोषण के रूप में हम ये उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, शोषण भी क्या है उष्माक्षेपी प्रक्रिया। शोषण 2024 में भी 2025 में पूछा गया तो शोषण कैसी अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, शोषण भी लिख लेंगे, शोषण, शोषण भी क्या है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी का क्या क्या बताया, एक साग सब्जी है, LPG में है, लकड़ी में है, कोयला में है, पेट्रोल में है, उसके बाद शोषण में, इन सारे जगह पर हम उष्माक्षेपी का उपयोग करते हैं, जो गर्मी को निकालती है उष्माक्षेपी कहलाती है, और जो उष्मा का शोषण करता है और शोषण करता है उसे उष्माशोषी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन, शोषण, भोजन का पचना या अवक्षेपण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शोषण हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर कुछ में जो NCERT बुक है उसमें अवक्षेपण दे रखा होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के शोषण आता है, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है तो यहाँ के अनुसार ये क्या है शोषण नहीं है, मॉडल पेपर के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर का, ग्लूकोज का, एल्कोहल का, बेंजीन का, है ना, कुछ जो रासायनिक सूत्र है उस फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या हो जाएगा, C6H12O6 है, या फिर C2H5OH है, C6H6O6 है, C6H6 है। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6 इसका सही आंसर होगा। ये ग्लूकोज का हो गया, और ये किसका है, ये हो जाएगा आपका एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का, एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, और ये किसी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसी का नहीं, ये फॉर्मूला है किसका, बेंजीन का, ये फॉर्मूला है बेंजीन का, ये भी याद रखेंगे, ये किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है एल्कोहल का, ये हो गया आपका ग्लूकोज का, ये हो गया आपका बेंजीन का, ये कोई फॉर्मूला नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन जो होता है उसका बैलेंस करने के लिए आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में इक्वल होना चाहिए, तब संतुलित कहलाता है। अब यहाँ पर देखें क्या इसमें संतुलित है, 2H2O2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी देखेंगे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन आगे में जो लगा हुआ 2 ये 2 है, तो इसका मतलब ये संतुलित है पहले से। उसके बाद यहाँ देखेंगे पोटेशियम कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, पोटेशियम 2 है, क्लोरीन हो गया 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी कितना हो गया 6, क्लोरीन हो गया 2, ये भी संतुलित है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2, ये भी संतुलित है। तो संतुलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संतुलित नहीं है।
तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। संतुलित में देख लेंगे कि आप कौन-कौन संतुलित है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है और यहाँ 3 दूना 6 है। पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो संतुलित बिल्कुल ये नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? जब क्षारीय होगा तभी कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। क्षारीय कब होगा? 7 तो उदासीन होता है, 4 अम्लीय होता है, 5 अम्लीय होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आप याद रखेंगे कि जब यहाँ पर हम इस चार्ट की बात करते हैं 7 पे क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रलाइजेशन होता है, और यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ पर कितना होता है? 14 होता है। टोटल कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करते हैं, ये सारे क्या होता है? अम्ल होता है। इधर क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल होता है यानी कि एसिड होता है। इधर क्या होता है? बेस। तो यहाँ पर 7 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से बढ़ेगा, 14 तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब यहाँ से इधर की ओर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और यहाँ से इधर जितना बढ़ेगा इधर अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसे चलता है, ऐसे, ये ऐसे चलता है, ऐसे, है ना। तो यहाँ ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ न्यूट्रल से इधर की ओर चलेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, और न्यूट्रल से हम इधर की ओर चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता इस तरह से बढ़ती जाएगी, जिसमें 0 होगा या 1.1 होगा या 0.1 होगा तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और 14 होगा तो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो इसमें परवल अम्ल और परवल क्षार भी पूछा जाता है कि परवल अम्ल कौन है, परवल क्षार कौन है। तो जिसका पीएच मान जितना 7 से नीचे चला जाएगा उतना प्रबल होगा क्षार में, और जितना 7 से ऊपर जाएगा उतना हो जाएगा आपका, सॉरी, अम्ल में, इधर हो जाएगा क्षार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प की अगर हम बात करें तो ये आंसर हो जाएगा इसका ZNO। अब देखिए ZNO, यशद पुष्प को बोलते हैं फिलोसफर वुड। फिलोसफर वुड यहाँ लिखा हुआ है, फिलोसफर वुड, फिलोसफर वुड है। फिलोसफर वुड जो होता है जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड होता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जो हवा में जिंक को गर्म करने से बनता है। ये क्या है? एक सफ़ेद पाउडर है जो हवा में जिंक को गर्म करने से बनता है। उसको हम क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फिलोसफर वुड कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ZNO। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को धुंधिया कर देता है? Cl2, O2, NO2 या CO2? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन सा गैस है? गैस है जो चूने के पानी को धुंधिया कर देगा, धुंधला कर देगा। तो ये CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ गैस चूने में पानी, इसको CO2 का अगर हम बात करें तो ये क्या है? गैस चूने जो पानी है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे पानी धुंधिया हो जाता है। फिर से सुनेंगे, गैस चूने के पानी, उसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके अघुलनशील, जिसमें घुल नहीं सकता, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं, जिससे पानी धुंधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही हो गया ये। मधुमक्खी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? अब यहाँ पर देखेंगे, आप याद किए होंगे फॉर्मिक अम्ल। क्या फॉर्मिक अम्ल कहीं पर है? नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 2024 वाले में पूछा हुआ, उसके बाद 2023 में भी पूछा हुआ, और 2025 में भी पूछा हुआ, और 2026 के मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने फिर से दे दिया। तो अब सोचिए कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक हो जाएगा, मेथेनोइक हो जाएगा, या इसको हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल हो गया चींटी के काटने के डंक में जो जलन होता है, जलन पैदा करता है या दर्द पैदा करता है, तो वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से या मेथेनोइक अम्ल की वजह से। मधुमक्खी काट लेगा सांप के डंक में, या कोई भी जहरीला सामान काट लेगा, जो जलन या दर्द होगा, तो वो जलन और जहर किसकी वजह से होता है? मेथेनोइक से या फॉर्मिक अम्ल की वजह से होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एथेनोइक की बात करें तो एथेनोइक क्या है? ये एसिटिक अम्ल है। ये एथेनोइक को ही बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल तो याद किए आप, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। उसके बाद अगर यहाँ पर एसिटिक अम्ल होता है किसमें? सिरका में। एसिटिक अम्ल होता है, एक एग्जांपल लेते हैं सिरका का। तो सिरका किसमें होता है? एथेनोइक, एसिटिक अम्ल, सिरका में। उसके बाद अगर हम बात करें सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल क्या है? नींबू, संतरे, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरे, संतरे या फिर खट्टे फलों में हम सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक संतरे, नींबू या खट्टे फल, सिट्रिक। ऑक्जेलिक क्या? पालक, टमाटर। ऑक्जेलिक पालक, टमाटर, ऑक्जेलिक पालक, टमाटर।
तो मेथेनोइक किस में हो गया? मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, या फिर कोई भी जहरीले सांप बिच्छू जो भी काटेगा उसके तो जलन या दर्द होगा तो उसमें मेथेनोइक अम्ल हो गया। एथेनोइक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल उसी को बोलते हैं जो सिरका में होता है। सिट्रिक अम्ल हो गया नींबू, संतरे या खट्टे फलों में। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल हो गया आपका पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? अब यहाँ देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया। क्या ये फॉर्मूला है इसका? 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 आप जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये CaSO4 × 1/2H2। इसका सही है। ये तो फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। ये क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक सूत्र है, जो वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम भी कभी पूछे, ये फॉर्मूला दे करके पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम होता है इसका। उसके अलावा हम पूछें ये किसका फॉर्मूला है? ये तो किसी का फॉर्मूला ही नहीं बनता। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आपका हो जाता है जिप्सम का। जिप्सम क्या है? जो जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है उसको जिप्सम कहते हैं। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया आपका। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उदासीन होता है। उदासीन को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। परवल क्षार बताए थे और परवल अम्ल बताए थे। इसके अनुसार ये बताए थे 7 पर 0 और उसके बाद 14 बताए थे। जब इधर की ओर जाएगा तो परवल क्षार होगा, इधर की होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे बढ़ेगा उसे उसे क्या हो जाएगा? परवल अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, सेट बनाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? क्या एल्युमिनियम में है, सिलिकॉन में है, नाइट्रोजन में है, या सोडियम में है, या फिर पोटेशियम में है? तो किस में हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम में सबसे ज़्यादा होता है। ये इसमें होता है कितना? ये 15 नंबर का समूह होता है। 15 नंबर का समूह का तत्व है। इसमें 5 संयोजी होता है, 5 संयोजी, यानी कि जब भी किसी के साथ में आ जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन का 5 इलेक्ट्रॉनों का तैयार करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोग करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसमें होते हैं। इसमें फास्फोरस में। अगला प्रश्न हमारा है क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट Zn का, Hp का, Al का या Cu का? नाम से ही पता चलता है क्यूप्राइट मतलब होता है कपर। अब यहाँ देखेंगे Cu2O, ये कपर कहते हैं, तांबा धातु का एक क्या महत्वपूर्ण अयस्क है, बाकी अयस्क नहीं होता है। तो यहाँ पर ना Hg अयस्क है, ना Zn अयस्क है, और ना ही आपका एल्युमिनियम अयस्क है, ना जिंक अयस्क है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आज के इस सेशन में हम 40 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि 40 क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि हाँ अच्छा लगे, कंटिन्यू रखने के लिए, जिससे हमको एक एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ताकि वीडियो में बना सकूँ अच्छी तरीके से और एक्सप्लेनेशन के साथ बनाऊंगा। तो इसके आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ में इस सेशन में क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन टुमारो।